भारत में लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है और 50 में से 30 लाख लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है। भारत में एक साल में 30% लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई के भक्ति वेदांता अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरे कृष्णा जिसमें डॉक्टर बिमल छाजड़ ने शिरकत की, जो कि एक हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, एक्स कंसल्टेंट एम्स दिल्ली और सावल हार्ट सेंटर के फाउंडर व डायरेक्टर हैं। डॉक्टर छाजड़ ने अपने ट्रीटमेंट से लगभग 50,000 लोगों को बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी होने से बचाया। डॉक्टर छाजड़ ने हृदय रोगों पर कई किताबें लिखी हैं और सावल के इंडिया और इंडिया से बाहर कई हार्ट सेंटर हैं। जहां बिना चीरफाड़ के हार्ट की बीमारी का इलाज किया जाता है। It is our proud privilege to introduce and hear Dr. Bimal Chhajjar, who is a very famous cardiologist, perhaps probably a pioneer in the non-invasive cardiology. In Doctor's talk, he will cover much of the introduction, so I will leave it to him because he will do it much better. But I can only say that apart from being an excellent communicator, in my personal interaction over the last 3 years, what is most impressive is the consistency with which he follows, the conviction which he follows, and the tens of thousands of patients whom have actually benefited just by not only his own conviction but by his own example that he follows. So this is one of the rare cases where we see someone who actually is implementing it in his own life. So I'd like to introduce Dr. Chhajjar to start the talk. Hare Krishna. Today I must tell you it's a very nice hall. I did not expect such a big hall and such a good crowd. So I definitely feel very enthusiastic about giving this talk. I'm going to talk to you about heart disease. Today the number of heart patients in India is supposed to be about 7 crore. 7 करोड़ पेशेंट है और ये माना जाता है नेक्स्ट 3-4 साल में ये करीब 10 करोड़ आ जाएगी। 10 करोड़ पीपल हैविंग हार्ट प्रॉब्लम। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन को इसके संग डिसेक्ट करूं, इंडिया में पॉपुलेशन टुडे सपोजली 100 करोड़, मान लेते 2-3 साल में 120 करोड़ हो जाएगी। नाउ आउट ऑफ 120 करोड़ लेट अस कट डाउन दोज हु आर नॉट हार्ट पेशेंट्स बिलो 25. Below 25 we don't expect a heart patient to become a heart patient. So below 25 अगर सबको निकाल दूं तो करीब करीब 40 करोड़ निकल गया। अब 80 करोड़ रह गए। इसमें यह देखा जाता है लेडीज लोगों में हार्ट की बीमारी नहीं होती है, बहुत कम होती है। 10 अगर हार्ट के पेशेंट हो तो उसमें से 9 मेल होते हैं, 1 लेडी होती है। तो अगर वो 40 करोड़ लेडीज लोग को निकाल दूं तो अब रह गए 40 करोड़ एडल्ट मेल और उसमें से 10 करोड़ हार्ट पेशेंट। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? Every 4th adult individual is going to become a heart patient from few years from now. और इंडिया ऐसे में भी वर्ल्ड में अभी टॉप मोस्ट है हार्ट की बीमारी में, सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारी इंडिया में है। और मैं समझता हूँ ये बीमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये प्रिवेंटेबल है। ये बीमारी को रोका जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है और वो भी पूरे बॉडी को इंज्योर करे बगैर, बिना ऑपरेशन के, बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के। और इसी के लिए पिछले 15-20 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसी के ऊपर लेक्चर्स देता हूँ। आई मस्ट थैंक मिस्टर ऋषिकेश मफतलाल जिन्होंने मेरे को आज यहाँ पे आपके सामने बुलाया है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट ऑल्सो थैंक हिम फॉर द सेम। एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हमने रखा है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स कॉल्ड सावल। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑन 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट इज हार्ट डिजीज। आपको क्या लगता है हार्ट की बीमारी के बारे में आपको जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? यस, डॉक्टर तो जानते ही है, पर आपको जानना बहुत जरूरी है।
आम आदमी अगर हार्ट की बीमारी इतनी कॉमन बीमारी है इसको तो जानना चाहिए। सो माय फर्स्ट जॉब वुड बी टू एक्सप्लेन कि आपको हार्ट की बीमारी होती क्या है। अच्छा, हार्ट की बीमारी होने के बाद आदमी ये भी जानना चाहेगा सर ये बीमारी होती क्यों है, ये बताइए, कारण बताइए, हार्ट की बीमारी होती क्यों है, कि वो कारण को हम हटा लेंगे कि बीमारी ना हो। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक, कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी होती है। एंड थर्ड टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक इज हार्ट अटैक। हार्ट का पेशेंट सबसे ज्यादा डरता है हार्ट अटैक से। मैं आपको बताना चाहता हूं ये हार्ट अटैक, जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, जिसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, जिसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये होती क्या चीज है, ये हार्ट अटैक कैसे होती है और क्या करें कि हार्ट अटैक कभी नहीं हो। मैं आपको बताऊं, एक हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसको 100% रोका जा सकता है अगर आदमी इसका केयर ले ले, और ये ऐसी बीमारी है जो इतनी फैल चुकी है तो इसको रोका क्यों नहीं जाए। तो मेरी ये 3 टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा। पहला, हार्ट की बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है, और कारण हटाओगे तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगी, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसके बाद मैं थोड़ी बहुत और बताना चाहूंगा। आजकल हमारी जो कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल है वो इस लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं और कुछ लाइन में, वो बॉडी को काट के ऑपरेशन करके ठीक करना चाहते हैं, और इसके मैं खिलाफ हूं। तो मैं आपको बताऊंगा आज की हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और मेरी एक प्रिंसिपल है कि बॉडी को काटे बगैर जो भी ट्रीटमेंट करना है करो। आवर बॉडी इज द नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट, और इसको काटना नहीं चाहिए। देखिए, कार है, एक खराब हो जाए आप नया खरीद के ले आएंगे, बॉडी को खराब हो जाए तो आप नया नहीं खरीद सकते, इसी को जिंदगी भर चलाना है, तो इसको बिना काटे रखेंगे उतना अच्छा है। मैं जानता हूं नेचर को छेड़ना कभी अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। एक फूल से, एक पेड़ से एक फूल तोड़ के देता हूं और मैं आपको बोलता हूं इसको जाके वापस लगाइए, आप लगाएंगे? नहीं लगा सकते, बिकॉज नेचर को एक बार तोड़ दिया, वो टूट गया, वो फिर वही का वही कभी नहीं कर सकते आप। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अनार खाया है कभी? अनार, पोमोग्रेनेट, आपने देखा उसमें दाने फिक्स किए हुए, नेचर ने कैसा पैकिंग किया आपने देखा कभी? अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, उसके दाने सारे खोल देता हूं और आपको बोलता हूं आप रीपैकिंग वैसे का वैसा करके दे दो, अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी लगाओ और वैसे का वैसा पैकिंग चाहिए, कर देंगे आप? कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बॉडी को काट के वही का वही पैकिंग हो सकता है वापस? एग्जैक्टली कभी नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं हमारे बॉडी को छेड़खानी नहीं करना। और सबसे बढ़िया बात है, बॉडी हील कर सकती है। हील करने का क्या मतलब है? कार, मर्सिडीज कार में एक स्क्रैच कर दीजिए और मेरे हाथ में एक स्क्रैच कर दीजिए, और 1 साल बाद आके देखिए मर्सिडीज कार की स्क्रैच वहीं की वहीं है और ये वाली ठीक हो गई। क्यों ठीक हो गई? बॉडी 10 दिन में ठीक कर लिया। एक हड्डी टूट जाती है, हम लोग करते हैं क्या, इसको प्लास्टर करके ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं, बोला अंदर, बोला वो अंदर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के एक रूल है, स्टेटस को नहीं रखना, इसको इंप्रूव करना है। हम लोग हार्ट के पेशेंट को ये बोल रहे हैं कि हार्ट की बीमारी का कारण आप हटा लो, फैट सप्लाई बंद कर दो और लेट द बॉडी विड्रॉ द ब्लॉकेज फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस वर्क्स सो वेल। और दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल आई एम फॉलोइंग, कि ब्लॉकेज को आप रिवर्स करो, और ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए करना क्या चाहिए, कैसे हम लाइफस्टाइल से हार्ट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इसके संग 2 और ट्रीटमेंट के बारे में मैं हार्ट के पेशेंट्स को बताता हूं। एक आजकल नई ट्रीटमेंट आ गई है जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास का क्या मतलब है? हमारे हार्ट में गॉड ने, भगवान ने ऑलरेडी कुछ नए ट्यूब्स डाल के रखे हैं, एक्स्ट्रा ट्यूब्स डाल के रखे हैं। ये ट्यूब स्पोर्ट्समैन का चालू हो रहता है। आपको मालूम है स्पोर्ट्समैन और नॉर्मल आदमी में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल आदमी 2 मिनट भागने जाता है, उसका सांस फूल जाता है, और स्पोर्ट्समैन 2 घंटा भागता है, उसको सांस नहीं फूलता। क्यों? उसके हार्ट में जितने एक्स्ट्रा ट्यूब्स थे सब उसने खोल लिया, उसने दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज करके सारे ट्यूब्स को खोल दिया है। एक मशीन ऐसी निकली है जिससे सारे ट्यूब्स आप खोल सकते हो। तो हार्ट की जो ओरिजिनल ट्यूब्स है वही खुल जाए तो आगे से बाईपास करने की जरूरत ना पड़े। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। ये आजकल कुछ मशीन आ गई जो बॉडी को बिना काटे ये किया जा सकता है, और कुछ ऐसी भी है जिससे हम कुछ केमिकल डाल के ब्लॉकेज को घटा भी सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस, पर पहले चलते हैं हार्ट की बीमारी क्या है। चलिए शुरू करते हैं, हार्ट क्या है? टेल मी व्हाट इज हार्ट? इट इज अ पंप। कितनी बड़ी साइज होती है पंप का? मुट्ठी के जितना बड़ा, मुट्ठी से थोड़ा बड़ा, बच्चों का होता है मुट्ठी जितना, हमारा होता है समथिंग लाइक दिस। हार्ट का साइज होता है एप्पल के जितना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं हार्ट कैसा होता है। देखिए हार्ट कहां पे रखी होती है। दिस इज व्हाट अ हार्ट इज। ये देखिए हमारी चेस्ट है और दोनों तरफ ये क्या है? लंग्स, लंग्स, एंड दिस इज वेयर द हार्ट इज सिचुएटेड। हार्ट का काम क्या है? पूरे बॉडी को ब्लड देना। एक बार हार्ट पंप करेगा तो पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हार्ट रखा होता है, और ये हार्ट जब पंप करती है, ये हार्ट है, ये हार्ट जब पंप करती है तो यहाँ से ब्लड निकलती है, पूरे शरीर को ब्लड चली जाती है।
और जब पूरे बॉडी को ब्लड देती है हार्ट, अच्छा हार्ट कितने बार पंप करती होगी 1 मिनट में? 72 टाइम्स। 1 मिनट में 72 टाइम्स। 1 घंटे में 72 इंटू 60 4300 बार, और 24 घंटे में 4300 इंटू 24 1,00,000 बार। याद रखिए आज शाम को 7 बजे से कल शाम को 7 बजे तक आपकी हार्ट 1,00,000 बार पंप करेगी। अच्छा इसके बीच में एक ब्रेक दे सकते हैं ना 2 मिनट का, उसको ब्रेक दे दिया तो पूरी ब्रेक, सो नो ब्रेक फॉर द हार्ट। तो याद रखिए हार्ट को जिंदा कैसे रखेंगे, फिर हार्ट को क्यों नहीं ब्रेक मिलेगा? क्योंकि हार्ट को भी कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई चाहिए। एक बात याद रखिए, हार्ट का काम है यहाँ से पंप करना और यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी को चली जाएगी। और इस वक्त हार्ट अपने लिए 3 छोटे छोटे ट्यूब लेता है और ये ट्यूब्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और उसी ब्लड के जरिए हार्ट कंटिन्यूअस चलते रहती है। और ये सप्लाई अगर बंद हो जाए तो हार्ट की बीमारी हो जाती है। सप्लाई बंद हो जाए मतलब ये जो 3 ट्यूब आपको दिख रहा है इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज, और इनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जम जाए तो क्या होगा? हार्ट की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगेगी और इसी को ही बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसको सुनने के लिए आप आए हैं, जिसके करीब 7 करोड़ पेशेंट इंडिया भर में हैं। उसका बीमारी का नाम हो गया कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसको बोलते हैं एंजाइना, इसको बोलते हैं इस्कीमिया, इसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। और इसी बीमारी को हार्ट अटैक से ही माना जाता है। इस बीमारी में क्या होती है कि ये 3 ट्यूब के अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और फैट जम जाती है। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए और एक बात बता दूं, अगर 100 पेशेंट हार्ट का कोई देखता है डॉक्टर, उसमें से 98 पेशेंट तो ब्लॉकेज वाले होते हैं, 1-2 और रह गए। कौन होंगे बताइए? तो आपने सुना होल इन द हार्ट, हार्ट में छेद है। आपने सुना वाल्व खराब हो गया। 100 में से 1 या 2 होती है वाल्व और होल वाली, बाकी 98 पेशेंट होते हैं ब्लॉकेज वाले। तो मैं आज लेक्चर जो दे रहा हूँ वो ब्लॉकेज के ऊपर दे रहा हूँ कि हार्ट के ब्लॉकेज क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है। चलिए एक बार उस 3 ट्यूब को देखते हैं। ये देखिए हार्ट यहाँ से पंप करता है, पूरे बॉडी को ब्लड देती है। अपने लिए हार्ट लेता है RCA, ये राइट साइड में RCA, लेफ्ट में LAD और लेफ्ट के पीछे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये जो 3 ट्यूब है इन्हीं के अंदर चर्बी जमती है। अच्छा ये चर्बी जो जमती है आपको क्या लगता है कब से जमना चालू हो जाता है? कौन से उम्र से ब्लॉकेज शुरू हो जाती होगी? कितने दिनों में हो जाती होगी? याद रखिए बच्चा जन्मता है इतना छोटा सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कब तक बढ़ता रहता है ऐसे? कितने साल तक? 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल समझ लीजिए, तब तक ब्लॉकेज ना भी हो। पर जब ये ब्लॉक एक बार इसका बढ़ना बंद हो जाए तब तक तो जो भी फैट खाते हैं बढ़ने में यूज हो जाता है। अब जब ये बढ़ना बंद हो जाए, अब जो फैट खाएंगे वो कहाँ जाएगा? 2 काम कर सकता है, एक इधर बढ़ा सकता है और अंदर बढ़ा सकता है। कौन सा ठीक रहेगा? दोनों ही ठीक नहीं रहेगा। तो 18-20 साल के बाद ब्लॉकेजिंग चालू हो जाती है और उसी वक्त से आपको रोकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जो लेक्चर है सिर्फ हार्ट के पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? फॉर एवरीबडी। अरे आज आप 18-20 साल के हो गए तो आपके लिए तो अब चालू हो गया ना। अब आपको फैट अंदर ग्रो नहीं करेगा, आपको बॉडी को ग्रो नहीं करने देगा, अब तो अंदर जाके ब्लॉकेज चोकिंग करेगा। एंड दिस इज व्हाट वी डू नॉट वांट। तो ये जो ब्लॉकेज है ये शुरू होती है 20 साल के बाद से, और देखिए कैसे ग्रो करती है। दिस इज थोड़ा 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 थोड़ा। अच्छा मान लेते हैं 80 ब्लॉकेज हो, उसके बाद पता चलेगा। क्यों बोलिए तो? व्हाई पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड हार्ट डिजीज टिल 80 ब्लॉकेज? क्योंकि हमारे हार्ट में 20 की ही जरूरत है और सप्लाई 100 का दिया हुआ है। हार्ट को 80% एक्स्ट्रा ब्लड दिया हुआ है, सो 20 इज देयर इज नो शॉर्टेज। तो 80% ब्लॉक हो तब तक कोई शॉर्टेज नहीं है। अच्छा ये ब्लॉकेज आपको क्या लगता है किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है ना? ये हमारे अपने हाथ में, हम उसको रोक सकते हैं, खाली उसको मालूम होना चाहिए रोकना कैसे है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू यू। तो एनीवे हार्ट की बीमारी क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई हार्ट की बीमारी क्या है? तो ये है हार्ट की बीमारी। अब एक बार और दिखाना चाहता हूं इसमें थोड़ी बहुत चीज। एक और ब्लॉकेज को देखिए कैसा दिखता है। दिस इज अ 0 ब्लॉकेज, दिस इज 80% ब्लॉकेज, 20 इज ओपन। अच्छा इस आदमी को बैठे बैठे तकलीफ होगी क्या? नो, ही से सब बैठे बैठे मैं घूमने में भी दिक्कत नहीं है, स्पीड लूंगा मैं तब मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द होगी, अदरवाइज आई एम कंफर्टेबल। तो ये है हार्ट का पेशेंट। अच्छा इस ब्लॉकेज में एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं। ये जो ब्लॉकेज है ये किस चीज से बनी हुई है? घी, तेल, मक्खन खाया आपने ना? ये घी, तेल, मक्खन ये सब जमी हुए है यहाँ पे। अच्छा ये जो ब्लॉकेज है ये ब्लॉकेज, अच्छा एक बात इसी बहाने और बता दूं आपको, मैं अगर 100 हार्ट का पेशेंट देखता हूं उसमें से 98 होते ब्लॉकेज वाले और 2 पेशेंट होते नॉन ब्लॉकेज वाले हार्ट के पेशेंट। वो कौन होते हैं? आपने सुना होल इन द हार्ट?
आपने सुना वाल्व खराब हो गया, ये वाल्व खराब हो जाना होल इन द हार्ट 100 पेशेंट में से 2 को होता है। 98 पेशेंट कौन से होते हैं? ब्लॉकेज वाले। तो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ओनली अबाउट द ब्लॉकेज पेशेंट, नॉट अबाउट द वाल्व एंड द होल पेशेंट्स। उनको ऑपरेशन की जरूरत है पर इनको नहीं जरूरत है, ये अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकेज आपको समझा। अच्छा, इस ब्लॉकेज में ब्लॉकेज इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड। आपको समझ आ रहा है? ब्लॉकेज के अंदर की तरफ एक पर्दा होता है जो ब्लॉकेज को रोक के रखता है, इसको बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए तो इस मेम्ब्रेन का क्या होने वाला है? मेम्ब्रेन स्ट्रेच करेगा और एक दिन मेम्ब्रेन फट जाएगा। इस फटने को याद रखिएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा इसके बारे में। पर अभी हार्ट की बीमारी क्या है, क्लियर हो गई सबके दिमाग में? ब्लॉकेज मोर देन 80% और सो। अच्छा, इसमें तकलीफ क्या होती है? पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब इस ब्लॉकेज के बीमारी में तकलीफ क्या होती है? इस तकलीफ को आपको दिख रहा है तकलीफ क्या है? दिस इज कॉल्ड एंजाइना। दिस इज कॉल्ड एंजाइना। क्या तकलीफ होती है इसमें? देखिए तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है। These are the problems when you have angina. इसमें क्या क्या तकलीफ होती है देखिए। पेन और हेवीनेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। छाती के लेफ्ट साइड में पेन और भारीपन, या तो पेन या तो भारीपन होगी। और ये कब बढ़ेगी? जब चलेंगे तो बढ़ेगी, रुक जाएंगे तो ठीक हो जाएगी। 80 ब्लॉकेज है, अभी बैठे बैठे पेन नहीं है, स्पीड लेने गया तब दर्द हुई और रुक गया तो दर्द ठीक हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं दिस पेन कैन लेफ्ट गो टू द लेफ्ट आर्म। कुछ लोग बोलते हैं वर्स आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद ये पेन ज्यादा होती है। और कुछ लोग बोलते हैं पेन नहीं होती है, अनइजीनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट होती है। कुछ लोग बोलते हैं धड़कन तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन। एंड सम पीपल हैव ब्रेथलेसनेस। और बहुत रेयर केसेस में राइट साइड पेन, शोल्डर पेन, जॉ पेन, स्वेटिंग, बैक पेन, ये सब हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स हो तो क्या समझ जाए? ब्लॉकेज इज ऑलरेडी मोर देन 70-80%। अच्छा, पक्का किया जा सकता है क्या? यस, पीपल वांट टू नो कि सर इसके बाद क्या करने से पक्का हो जाए कि हार्ट की बीमारी है। तो चलिए पक्का करते हैं। कैसे होगा? 3-4 चीज कर सकते हैं। पहला चीज बहुत सिंपल होता है, उसको मैं बोलता हूँ सिम्टम्स। हार्ट के पेशेंट को मैं यूजुअली बोलता हूँ यहां से भाग के वहां तक जाइए, वापस आइए। बोलता भागने नहीं सकता, जब मैं भागूंगा तो यहाँ पे दर्द होगी। गैस का पेशेंट बोलेगा मुझे भगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हार्ट का पेशेंट बोलेगा ना, व्हेनेवर आई इंक्रीज माई स्पीड आई गेट अ चेस्ट पेन। इसका मतलब वो हार्ट का पेशेंट है। इसके बाद मैं एक और टेस्ट करा सकता हूं, उसका नाम है सॉर्बिट्रेट बिलो द टंग। आपने नाम सुना सॉर्बिट्रेट टैबलेट? जीभ के नीचे रखी जाती है। एक हार्ट का पेशेंट बोलता है मैं चलता हूं मुझे दर्द होता है। मैं बोला रुक जाओ, रुक के मैंने बोला आप बैठ जाओ और एक उसके जबान के नीचे सॉर्बिट्रेट रखा है। अब बोला 5 मिनट बाद चल के देखो, बोलता है अब कोई दर्द नहीं है। तो क्या समझ जाऊं? ये हार्ट का पेशेंट ही है। ये 50 पैसे में ये टेस्ट हो सकता है। पर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में जाना होगा। ये साइंटिफिक टेस्ट है, इसको बोलते हैं ECG। आपने कराया कभी? पेशेंट लेट जाता है, यहाँ पे लीड स्वीट लगाते हैं, हाथ में पैर में स्ट्रैप लगाते हैं, बटन दबा देते हैं, ग्राफ निकल आती है। एंड ग्राफ सोज प्रॉब्लम, तो हार्ट की बीमारी है। पर ये देखा जाता है 90% ECG नॉर्मल आती है। ब्लॉकेज है पर ECG नॉर्मल है। क्यों बोलिए तो? एक मेरा पेशेंट बोलता है मैंने 20 बार ECG कराया, वो सारे नॉर्मल आए। मैंने बोला कब कराया? बोलता हर महीने तो कार्डियोलॉजिस्ट एक ECG कराते हैं। बोलते आपकी नॉर्मल आई है। मैं बोला ECG कराते वक्त आपको चेस्ट में पेन थी? बोलता नहीं, तब तो मैं लेटा रहता हूं। मैं बोला पेन कब होती है? बोला चलने में पेन होती है, सीढ़ियां चढ़ने में पेन होती है। तो कैसा ECG कराना होगा? चल के ECG कराना होगा। इसका क्या नाम है? स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ECG लगा देते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर में ECG देखते रहते हैं। अब पेशेंट को बोलते हैं अब चलो। और चलने में क्या करना है आपको याद है? हमारी हार्ट की जरूरत कितनी है? 10%, 20% और 30%। बैठे बैठे 10, चलते वक्त 20, दौड़ते वक्त 30। तो उसको बोलते चलो पहले धीरे चलना, फिर स्पीड से चलना, फिर दौड़ा देंगे। और तीनों क्रॉस कर गए तो क्या मतलब हो गया कि 30% उसके पास है। वो हार्ट का पेशेंट नहीं माना गया। बट सपोज चलते चलते स्पीड लेते ही उसकी ECG में फर्क आ जाए तो क्या समझ गए? वो हार्ट का पेशेंट कंफर्म्ड हो गया। क्लियर है आपके दिमाग में? एक नई टेस्ट आ गई है जिसका नाम है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें आपको को एडमिशन का जरूरत नहीं है। विद इन 5 मिनट्स दे कैन टेल यू हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर एंड दिस इज कॉल्ड CT, नॉन इन्वेजिव CT एंजियोग्राफी। और ये आजकल आ गई है। इसमें क्या करना है, इस टेबल पे आप लेट गए, टेबल मूव करेगा इनसाइड, यहाँ पे कैमरा घूमेगी और एक इंजेक्शन देंगे एंड विद इन 2 मिनट्स यू विल नो हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर। आपको क्या लगता है ये टेस्ट पॉपुलर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एंड इट नाउ द कॉस्ट हैज गॉन डाउन। मैं इस टेस्ट को 10-12 हजार में बनती थी, आजकल हम लोग 6,000-7,000 में करवा रहे हैं। 7,000 रुपीज एंड 5 मिनट्स, 6,000 इनफैक्ट
अभी हम लोग 6,000 में कोई से एग्रीमेंट कराए हैं कि 6,000 में हमारे पेशेंट को ये करके दो, 6,000 रुपीज एंड 5 मिनट्स एंड यू नो द ब्लॉकेज। आपको क्या लगता है ये टेस्ट धीरे धीरे पॉपुलर होगी कि नहीं? बंबई में 10-15 मशीन ऑलरेडी लग चुकी है, ये टेस्ट पॉपुलर हो रहा है। किस लिए? आम आदमी बोलता है मुझे काटे बगैर ब्लॉकेज पता करना है। पर एक प्रॉब्लम हो गई इस टेस्ट के साथ। क्या हो सकता है? कुछ लोग ये टेस्ट को पसंद नहीं करते हैं। वो कौन से लोग होंगे? जो वो तार घुसाने वाली काम करते हैं। आपको समझ आ रहा है? जो तार घुसाने वाला काम करते हैं उसको ये टेस्ट एकदम पसंद नहीं है। और वो कार्डियोलॉजिस्ट जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनसे जाके पूछेंगे ये टेस्ट कैसी है तो क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है? बीजेपी को पूछेंगे कांग्रेस कैसा काम कर रहा है तो क्या जवाब मिलेगा? बहुत सिंपल सी बात है। मैंने देखा कार्डियोलॉजिस्ट से जब भी इस टेस्ट की बात करो बोलता नहीं वो टेस्ट एकदम काम की नहीं है, हमारी वाली टेस्ट बहुत एक्यूरेट है। ऐसा सुना आपने? अच्छा, ये एक्यूरेट की बात सोचते हैं। आपने सुना एंजियोग्राफी में वो बोलते हैं एक्यूरेट। अच्छा, एंजियोग्राफी कोई ने किया है यहाँ पे? कोई है यहाँ एंजियोग्राफी किया है? देयर आर सम पीपल हु हैव डन एंजियोग्राफीज। ये एंजियोग्राफी में कभी ब्लॉकेज देखा आपने? इसमें लिखा होता है 70%, 80% एंड 90%। आपने देखा ऐसा? अच्छा, कुछ राउंड नहीं लग रहा है 70, 80 एंड 90? भाई 71 भी तो हो सकता है, 72 भी तो हो सकता है, 73.5 भी तो हो सकती है। ये 70, 80 एंड 90 क्यों होगा भाई? आपको क्या लगता है कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? अच्छा, ये जो 70, 80, 90 है ना, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट टू कार्डियोलॉजिस्ट बदल जाती है। मेरे पास दिल्ली में एक पेशेंट आए, आके बोले डॉक्टर साहब मेरा ना कल 10% कम हो गया ब्लॉकेज। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया? बोला नहीं, एस्कॉर्ट्स वाले तो 80 बोल रहे थे, अपोलो 70 ही बोला है। मैं बोला अब कैसे लग रहा है? बोला कल से दर्द काफी कम लग रहा है। अच्छा, आपको लगता नहीं है 70 और 80 में फर्क बहुत बड़ा है? 5 साल का फर्क है। तो एंजियोग्राफी इतनी एक्यूरेट है कि 70-80 के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत एक्यूरेट कोई टेस्ट नहीं है। 5 साल आगे की और 5 साल बाद की आप बता नहीं सकते हो एक एंजियोग्राफी करके, वो भी डॉक्टर टू डॉक्टर 5-10% इधर उधर हो जाती है। तो ये टेस्ट का इतनी कोई एक्यूरेसी है नहीं। सो आई वुड ऑलवेज वांट अ नॉर्मल एंजियोग्राफी, दिस सिटी एंजियोग्राफी, जहां पे बॉडी को काटने की कोई जरूरत ना पड़े। एनीवे, तो हार्ट की बीमारी क्या है, ये पहला चैप्टर हमारा करीब करीब क्लोज हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ये बीमारी होती क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्ट डिजीज। लेट्स सी व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्ट डिजीज। मैं आपको सारे रीजन पहले लिख के दे देता हूं। इट इज कॉल्ड मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी मतलब एक नहीं, मल्टी मतलब मेनी फैक्टर्स आर देयर। एक फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टर्स आर देयर एंड देयर आर अबाउट 15 फैक्टर्स, 15 रीजंस फॉर हार्ट डिजीज। एक एक करके सारे रीजंस को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके पास। देखिए, तो इसमें कुछ कुछ आपको मालूम है क्या? कुछ कुछ मालूम है आपको ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो सम ऑफ देम, बट लेट अस गो वन बाय वन। फर्स्ट इज हाई कोलेस्ट्रॉल। सुना आपने कोलेस्ट्रॉल? सबने सुना है कोलेस्ट्रॉल, एवरीबॉडी हैज हर्ड, बट व्हाट इज दिस? इट्स अ फैट, ये डिपॉजिट करती है। अब हमको बताइए इस फैट को कौन से खाने में मिलता है? विच फूड इज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल? विच फूड डू यू थिंक इज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल? यस, ऑयल। आंसर इज रॉन्ग। ऑयल डज नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल। मैं आपको बता दूं, जिंदगी भर के लिए याद रख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का एक ही सोर्स होता है फूड में, दैट इज कॉल्ड एनिमल फूड। एनिमल फूड, कोई भी चीज एनिमल से बना हुआ खाना हो वो सब फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होगा। मतलब सारे मीट, चिकन, मटन, बीफ और ये अंडा और मछली, फिश, दे आर फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और एक चीज में कोलेस्ट्रॉल होता है वो है मिल्क। मिल्क इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट, आपको मालूम है। पर मिल्क में एक ब्यूटी है। क्या ब्यूटी है? मिल्क को आप बॉयल कर लीजिए और फ्रिज में ठंडा करने दे दीजिए तो इसकी जितनी फैट होती है ऊपर जम जाती है आके, और उसको उठा के आप फेंक दीजिए, फिर से उबाल लीजिए, फिर से फ्रिज में ठंडा कीजिए, फिर एक मलाई जमेगा लेयर। ये 2-3 बार निकाल दिया तो मिल्क पीने लायक फिर भी हो जाती है। तो मिल्क अगर पीना है तो मलाई निकाल के पीना है, और अगर बाकी जितने भी एनिमल फूड है वो सारा का सारा नहीं खाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं एनिमल फूड, हाँ लोग ये, अच्छा आपने देखा है ये प्लांट फूड जितने हैं, नो प्लांट फूड है एनी कोलेस्ट्रॉल। प्लांट फूड में आप बताइए तो क्या नाम? सफोला नाम सुना आपने? सनफ्लावर, ये जो सनफ्लावर ऑयल है इसमें ये क्या प्लांट से एनिमल से? प्लांट से है ना। ये ऊपर ऊपर लिख देते हैं 0 कोलेस्ट्रॉल, तो आपको क्या समझ आएगा? इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, पर है क्या इसमें?
इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ये जो कोलेस्ट्रॉल का छोटा भाई है इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये ब्लॉकेज बनाता है। तो ये ऑयल फैक्ट्रियां क्या करती हैं, अपने ट्राइग्लिसराइड को कोलेस्ट्रॉल फ्री करके बेचते हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। लोग सोचते हैं, अच्छा मेरा एक पेशेंट थोड़े दिन पहले गोवा गया था, गोवा से वो क्या खरीद लाया मालूम है, काजू, कैश्यू नट। अच्छा काजू में, काजू प्लांट से है एनिमल से? प्लांट से। तो वो बोलता है डॉक्टर साहब ये 500 रुपए किलो का खरीदो। मैं बोला दिल्ली में 200 रुपए में मिलता है। बोलता है नहीं ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है इसलिए खरीदा हूं। अरे मैं बोला यार काजू में तो कोलेस्ट्रॉल कभी हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? मैं बोला तो प्लांट का प्रोडक्ट है, इसमें एनिमल है ही नहीं कुछ। बोलता नहीं पर इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा था ना। अरे मैं बोला लिखने में तो कोई भी आइटम जो कोलेस्ट्रॉल फ्री और लिख दूं। बोलता मैं तो खाली कोलेस्ट्रॉल फ्री देख के खरीदता हूं। थोड़े दिन पहले मैंने जूस पिया एक, अच्छा जूस में भी कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा है। मैंने बोला यार जूस में कोलेस्ट्रॉल फ्री क्यों लिखा? बोलता सर लिखने के बाद से बिक्री बढ़ गया है। अच्छा प्लांट फूड में सब कोलेस्ट्रॉल फ्री लिख लिख के बेच रहे हैं, पर उसमें एनिमल फूड में तो होगा कोलेस्ट्रॉल, प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती है। अच्छा नेक्स्ट इज कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है? आपके घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बहुत जबरदस्त खाई जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑयल। ये सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, फॉर्चून, और ये ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान ऑयल और सोयाबीन ऑयल और जिंजली ऑयल और जितनी ऑयल आप बाजार में जानते हैं इंक्लूडिंग घी, ये सारा का नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा ये ट्राइग्लिसराइड को कहीं जमते हुए आपने देखा है? देख के सोच के बताइए तो। जब खाना बन जाए किचन में, उसके बगल वाले, जहां पे खाना बन रहा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगा के देखिएगा, क्या चिपक रहा है आपके हाथ में? सब्जी चिपक रहा है क्या? क्या चिपक रहा है? तेल। तेल, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा उसको सफाई नहीं कीजिए 10-15 दिन तक तो क्या होगा? वो लेयर धीरे धीरे। आपने एग्जॉस्ट फैन साफ किया किचन में कभी? क्या जमा हुआ उसमें? अच्छा आपके हार्ट में जमा दूं तो ब्लॉकेज हो जाएगी। तो याद रखिए। फिर आपको क्या लगता है, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, खाने में तेल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, खाने में तेल चर्बी है, हाँ या ना? सब मानते हैं चर्बी है, और चर्बी हार्ट के लिए अच्छा है खराब है? खराब है, ये भी जानते हैं। तो फिर खाने में तेल क्यों डालते हैं? हमको ये समझाइए, तेल क्यों डालते हैं खाने में? टेस्ट। चलिए मान लेते हैं टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम सबको एक एक चम्मच तेल देते हैं, अपने हाथ में चम्मच सोच लीजिए लिया, और मुंह में डाल के मुझे बताइए किसको किसको टेस्ट अच्छा लगा। एक भी आदमी कभी हाथ नहीं उठाया, बोला सर तेल का कोई टेस्ट है? अरे मैंने उंगली में डाल के देखा तो पूरा उल्टी आ जाए ऐसी टेस्ट है, उसमें कोई टेस्ट होता ही नहीं है। मैं बोला आप तो अभी बोल रहे थे टेस्ट होता है ऑयल का इसीलिए डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है ऑयल का टेस्ट है क्या? नहीं है। तो फिर टेस्ट किस चीज का है? टेस्ट होता है मसालों का, मसाले का टेस्ट होता है। आपको एक लेडी बोलती है नहीं नहीं टेस्ट तो ऑयल में नहीं होता, बनाने के बाद होता है। मैं बोला चलो आप बनाओ, आपको मैं तेल देता हूं, सब्जी देता हूं, और आपको मैं उसमें नमक, मिर्ची और मसाले डालने नहीं दूंगा, और प्याज और अदरक नहीं दूंगा। आप हमको टेस्ट बना के दो, क्या क्या बना सकते हो? बन जाएगा ना टेस्ट? क्यों? तेल का ही तो टेस्ट है ना। टेस्ट है मसालों का। आप सब्जी बनाइए, नमक नहीं डालिए, टेस्ट नहीं मिलेगा। नमक डाल दीजिए, टेस्ट आ जाएगा। इसका किस चीज का टेस्ट है? नमक का टेस्ट है, मिर्ची का टेस्ट है, सारे स्पाइसेस का टेस्ट है। तो मैं हार्ट के पेशेंट को क्या बोलता हूं कि तेल को निकालो, बाकी सारे मसाले डालो। अब टेस्ट पूरा का पूरा होना चाहिए। पर एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एक लेडी को एक ही तरह का खाना बनाना आता है। कैसा? उसने छोटे से ये सीखा था कि खाना बनाओ, कढ़ाई चढ़ाओ, उसमें पहले तेल डालो। मदर को पूछती है कौन सा तेल डालो? बोलो किसी भी कंपनी का डाल देना। तेल के ऊपर सारे मसाले डालना, तभी खाना बनेगा। अच्छा वो लेडी के दिमाग में एक सेट हो गया कि तेल के ऊपर ही मसाले डाली जाती है। अच्छा जब मैं बोलता हूं तेल नहीं डालना, तो वो क्या करती है, उबाल के बॉईल करके वेजिटेबल हस्बैंड को खिला देती है। अच्छा हस्बैंड को टेस्ट आएगा ना, बहुत अच्छा। सब्जी उसने तेल तो हटाया, मसाले भी सारे हटा दिए, और टेस्ट हो गया जीरो। अच्छा हस्बैंड को खाना में टेस्ट तो आएगा ही ना? एकदम नहीं आएगा। अच्छा मन मन में खाएगा तो सही, हार्ट की बीमारी है, डर के क्या करता आदमी, मरता तो कुछ तो खाएगा। अच्छा खाएगा, गाली किसको देगा? डॉक्टर को, कि इस डॉक्टर ने मेरा जिंदगी। अच्छा गलती किसका, गाली कौन खा रहा है? सोच रहे हैं आप? गलती किया वाइफ ने, कि जब तेल हटाने बोला मसाले भी हटा दिए, और गाली कौन खा रहा है? जिंदगी भर डॉक्टर को कोसता रहता है पेशेंट कि ये आदमी ने मेरा जिंदगी। अरे ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है, खाली एक ही चेंज करो कि तेल बिना सारे मसाले को भूनना सीखो।
मैं हार्ट के पेशेंट को ये सिखाता हूं कि खाना बनेगा कैसे विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, बट द टेस्ट शुड बी एग्जैक्टली सेम। अगर खाने में नमक हो, मिर्ची हो, सारे मसाले हो, मसाले को भून लिया, और उसको भूनने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं क्या है? पानी। अब लोग बोलते सर पानी में कैसे, कोई ना कोई तो तेल डालोगे। मैं बोला एक काम करते हैं, पानी का नाम बदल के सावल ऑयल रख देते हैं और आपके घर पे फ्री सप्लाई। अब कौन सी तेल यूज करेंगे? सावल ऑयल। सबके घर पे है सप्लाई? मेरे ऑफिस में आजकल फोन आता है कि डॉक्टर छाजड़ आप जो ऑयल रिकमेंड करते हैं वो कितना रुपए का किलो है और मुझे 2-4 टीना चाहिए। मैं बोला मेरी वाली ऑयल आपके घर पे ऑलरेडी सप्लाइड है, अपना टैप खोलो और भर लो जितना चाहिए। तो याद रखिएगा, मुझे खाने में सारे चाहिए, मसाले, टेस्ट सारे चाहिए, सिर्फ ऑयल नहीं चाहिए। और टेस्ट अगर सेम हो तो आपको क्या, आप बोलिए आपको टेस्ट चाहिए, तेल चाहिए? लोग बोलते क्या क्या बन सकता है, तो वी क्रिएटेड 1000 रेसिपीज। ये मेरी रेसिपी बुक्स है, ये देखिए, जीरो ऑयल कुक बुक। दिस बुक इज अवेलेबल इन बॉम्बे, वाइडली अवेलेबल। ये दिस इज कॉल्ड जीरो ऑयल कुक बुक। ये इंग्लिश में है, फिर इसको हिंदी और इसको गुजराती में भी बनाई गई है। गुजरात में एक है वो RR सेठ एंड कंपनी, उन्होंने गुजराती में मेरे सारे ट्रांसलेट करके बुक बनाया है। 200 तरह का आइटम तो इसमें हमने दिया हुआ है। अब लोगों ने बोला सर चलिए मैं सब्जी, रोटी, चावल, दाल तो खा लूंगा, पर ये समोसे और कचौड़ी का क्या होगा? जीरो ऑयल स्नैक्स 151 टाइप्स। फिर लोगों ने बोला सर लड्डू, पेड़ा और जलेबी का क्या होगा? देन वी क्रिएटेड 150 मिठाइयां, स्वीट्स विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। फिर लोगों ने, साउथ इंडियन वालों ने बोला हमारा क्या करेंगे, तो हमने 150 तरह के साउथ इंडियन डिशेस बनाए विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। एंड देन जीरो ऑयल थाली, थाली में सारे आइटम जीरो ऑयल होना चाहिए। टेस्ट अगर सेम है, मसाले अगर सारे प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही तो चीज निकाल रहा हूं, ऑयल, वही चर्बी है, वही ब्लॉकेज बनाता है। तो आपको समझ आ रहा है कि इसका कंसेप्ट क्या? हमारी है जीरो ऑयल फूड। तो दो चीज मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई, एक तो कोलेस्ट्रॉल जो कि है नॉन वेजिटेरियन फूड में, और एक है ट्राइग्लिसराइड जो है तेल में। अब आदमी ये भी पूछता है मुझे, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है हमारे बॉडी में तेल की जरूरत है कि नहीं है? मैं बोला हाँ ये तो जरूरत है। तो फिर कहां से आएगा? मैं बोला भगवान ने उसकी बंदोबस्त पहले से करके रखी है। हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल डाल के रखी है। आपको मालूम है रोटी में 1% तेल है, चावल में 1% तेल है, दाल में 5% तेल है, हर वेजिटेबल में, हर सब्जी में तेल होता है। और ये तेल हमारे लिए काफी होती है। खाने में तेल डालने की जरूरत, आदमी क्या करते हैं, थोड़ा सा डालूंगा, थोड़ा सा। मैं बोला थोड़ा करके क्या करोगे, आपको तो मसाला भूनना है ना, मैं आपको पानी से भुनवा देता हूं। एंड दिस वर्क्स वेरी वेल। एनीवे, इसका मैं ट्रेनिंग भी देता हूं। मैं हार्ट के पेशेंट्स को मैं बोलता हूं वाइफ को साथ लाना, मैं बना के सिखा के दूंगा, तब आपको बनाएगा, और खाना खिला के दूंगा। एनीवे, इसके बाद इसके छोटे छोटे और 3-4 भाई लोग हैं। ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का एक है HDL कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये गुड कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को रिमूव करने में मदद करती है। और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए यू शुड वॉक, एक्सरसाइज, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, तो आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी। और इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो, LDL एंड VLDL। ये 6 को एक साथ चेक कराना हो तो इसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। सुना आपने नाम? मेरा ब्लड में कितनी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है यू कैन नॉट से अनलेस यू टेक माई ब्लड एंड चेक एग्जामिन इट। तो कोई भी आदमी को बाहर से, चेहरे से आप नहीं बोल सकते कितनी उसकी लिपिड प्रोफाइल है। पतला दुबला आदमी है, कोलेस्ट्रॉल 300 है, पॉसिबल है? हमें 130 चाहिए, उसका 300, उसको हार्ट अटैक हो गया, पतला दुबला आदमी है। रिमेंबर, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के हिसाब से नहीं, ब्लड के अंदर जितनी कोलेस्ट्रॉल होगी उतनी डिपोजिशन होती जाएगी। सो वी डू नॉट वांट कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक सुना आपने? जेनेटिक, जेनेटिक मतलब क्या? ये देखा गया पिताजी को हार्ट की बीमारी है, बेटे को भी हार्ट की बीमारी बन रही है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होती है कि पिताजी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। कहां से आया ब्लड में? बोला पिताजी खूब ज्यादा फैट खाते थे, प्लस उनकी लीवर में बहुत ज्यादा बनती है। अगर पिताजी के लीवर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो बेटे का भी बनावट वैसे ही है, उसके भी लीवर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो बेटा क्या करे, पिताजी को चेंज करे या कोलेस्ट्रॉल को चेंज करे? तो जेनेटिक्स यू कांट चेंज, तो क्या चेंज कर सकते हैं आप? कोलेस्ट्रॉल को चेंज करो। तो अगर कोई को जेनेटिक भी है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर दोगे तो जेनेटिक्स भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये देखा गया बेटा का भी कोलेस्ट्रॉल, बेटा खा भी नहीं रहा है कोलेस्ट्रॉल वाला फूड, बट स्टिल द कोलेस्ट्रॉल इज हाई बिकॉज द लीवर इज मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर द सन। एंड सन कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। एक तो खाने में सारे मीट वीट बंद करें, और दूसरा वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले ले।
चलिए 2-3 चीज हो गई। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए? 120/80। अब ये रूल है कि इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर अलाउड नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल 140/50 है, बोलता है हाँ ये तो चलता है, अभी कुछ नहीं चलता है। याद रखिएगा हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा ब्लॉकेज जल्दी होगी। क्यों होगी सोच सकते हैं आप? ब्लड प्रेशर ज्यादा है ब्लॉकेज क्यों होगी? मैं आपको समझाता हूं। ये एक सरफेस है, इसमें मैंने मारा, कुछ हुआ क्या? सरफेस को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसको धीरे से मारा। अच्छा हथौड़ा लेके मारूं तो फिर डैमेज हो जाएगा। जितनी प्रेशर ये ले सकता है वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ज्यादा प्रेशर दोगे तो डैमेज हो जाएगा। हमारी हार्ट की ट्यूब 120 प्रेशर के लिए बनी है और इसमें 140 का धक्का मारेंगे तो क्या होगा? वो डैमेज्ड होगा। और डैमेज्ड एरिया में ब्लॉकेज। आप फ्लोर लीजिए और फ्लोर में हथौड़ा मार लीजिए 10 जगह और धूल डाल दीजिए, धूल कहां जमेगा? जहां जहां डैमेज हुआ है। तो जबकि कोई का भी ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसका ब्लॉकेज होने का चांस बहुत बढ़ जाती है। सो प्लीज डोंट इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। 120/80 उसके लिए सॉल्ट कम करना है, उसके लिए वजन कम करना है, उसके लिए खाना 0 ऑयल का खा सकते हैं, उसके संग वॉकिंग करना, उसके संग आपको सिगरेट छोड़ देना, ये सब बहुत जरूरी है। सिगरेट, मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर एक किताब लिखा है कि हाउ टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर विदाउट दवाइयाँ। एनीवे, इसके बाद हो गया ब्लड शुगर। जिनको भी हाई ब्लड शुगर है उनका ब्लॉकेज बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर से ब्लॉकेज बहुत जल्दी बन जाती है। इसके बाद है स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा। ये बहुत खतरनाक होता है, हार्ट के लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्या करते हैं ये मालूम है? ये स्मोकिंग में आता है टोबैको, और टोबैको बहुत खतरनाक होता है। क्या काम करता है समझाता हूँ। ये सरफेस है, इसमें मैंने धूल डाला, डस्ट, और डस्ट को मैंने क्या किया, फू करते ही डस्ट सारा उड़ गया। इसमें मैंने गोंद की लेयर लगाई, गोंद समझते हैं, गम, ग्लू स्टिक, और इसमें धूल डाला। अब क्या होगा? यही स्मोकिंग करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ट्यूब अंदर से स्टिकी हो जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जा जाके जम जाती है। तो आपको क्या लगता है, स्मोकिंग अच्छी हुई खराब हुई? बहुत ही खराब बात हुई। एक मेरे को जर्दा खाने वाला मिल गया, आजकल जर्दा की बड़ी चलन चलती है, जर्दा गुटखा। वो बोलते डॉक्टर साहब मैं, आप ठीक बात बोलते हैं, जर्दा गुटखा एकदम नहीं खाना चाहिए। मैं बोला आप तो खाते हो? बोलता नहीं मैं तो मुंह में रख के मुंह से गिरा देता हूँ। मैं बोला कल से जेब में रख के गिराया करो। बोलते थे मजा नहीं आता है। याद रखिए ये जर्दा यहीं से अब्जॉर्ब हो जाता है, मुंह से ही अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो आप सोचते हो ना कि मुंह में रख के गिरा दिया तो कोई काम नहीं, वो अंदर जाके वो ब्लॉकेज बनाएगा। सो जर्दा एंड गुटखा एंड दिस सिगरेट, दे आर ऑल बैन्ड फॉर माय हार्ट पेशेंट्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपको क्या लगता है आजकल एक्सरसाइज कम हो गई है ज्यादा हो गई है? आज से 50 साल पहले एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, कैसे जाते थे? पैदल 10 किलोमीटर, आते वक्त 10 किलोमीटर। आजकल आधा किलोमीटर जाना हो तो कैसे जाते हैं? शहर में तो हालचाल और भी खराब है। एक आदमी का सुबह से शाम तक का लाइफ देखिए। पहले नींद से उठते हैं और बेड टी पीते हैं, बेड टी पीते पीते अखबार लेके, न्यूज़पेपर लेके पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फिर टीवी खुल जाता है, टीवी में ब्रेकफास्ट न्यूज़ देखते हैं, फिर नहा धो लेते हैं, नहा धो के नाश्ता किया अच्छे से। अच्छा अब क्या काम कर, अब तक कितनी एक्सरसाइज हुई? नील। अच्छा इसके बाद अब कहाँ जाएंगे? ऑफिस जाएंगे, काम में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे। अच्छा जाएंगे तो जॉगिंग करते हुए या वॉकिंग करते हुए? पहले लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे। अच्छा ऑफिस पहुंचने के बाद फिर से लिफ्ट से जाके अपने चेंबर में बैठ जाएंगे और फिर फाइल खोलेंगे, फाइल बंद करेंगे। मीटिंग, ईटिंग, टेलीफोन, कंप्यूटर, सीटिंग एंड सीटिंग एंड सीटिंग। शाम तक सीटिंग का सिलसिला चलेगा। अच्छा शाम को जब घर लौट के आएंगे तब तो दौड़ते दौड़ते जॉगिंग करते हुए आएंगे ना, फिर गाड़ी से आएंगे। अच्छा आने के बाद क्या क्या मेहनत बाकी है? सोफे में बैठ जाएंगे, टीवी चालू हो जाएगा और उसके बाद नाश्ता वास्ता चालू होगा, फिर टीवी देखते देखते फिर खाना भी खाएंगे, फिर सो जाएंगे। और इसके साथ एक हाथ में रिमोट कंट्रोल और कॉर्डलेस फोन। अच्छा आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा होगा। अच्छा इतनी कम एक्सरसाइज करेंगे तो खाने में तो चर्बी उर्बी खूब खाना चाहिए ना। आगे लेडीज लोग चक्की पीसते थे, आजकल बटन दबा देते हैं। आगे कपड़ा धोते थे, आजकल बटन दबा देते हैं। आगे पोंछा करते थे जमीन में, अभी नौकरानियां रख लिया है, तो मेहनत खत्म हो गया है। और खाने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा फैट, तो हार्ट की बीमारी होने के तो पूरे चांस है ही। इसके बाद है ओवरवेट। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है तो हार्ट की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज लो फाइबर एंड लो एंटीऑक्सीडेंट। याद रखिएगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर बहुत पाया जाता है, तो फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये आजकल एक लेटेस्ट आइटम है जो आपको जानना चाहिए। आगे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम जानते थे, आपको याद है? आजकल है विटामिन ए, सी और ई।
ये 3 विटामिन अगर खाते हैं तो आपका ब्लॉकेज बनने के चांस कम है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कोलेस्ट्रॉल के संग ऑक्सीजन कंबाइन करते ही कोलेस्ट्रॉल 4 गुना स्पीड से ब्लॉकेज बनाएगा। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी केमिकल डाली गई है जो कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से रोक देता है। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसका नाम है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। नाम सुना आपने? आज से बहुत साल पहले लोग खाते थे बी कॉम्प्लेक्स, बिकोसूल्स, कोबाडेक्स, सुरबेक्स टी, याद है? अब वो खत्म हो गया। अब बोलते हैं विटामिन ए खाओ, सी खाओ और ई खाओ। ये तीनों आपको बहुत बचाएगी हार्ट से। तो ये तीनों विटामिन मिलती है स्प्राउट्स में। स्प्राउट समझते हैं आप? अंकुरित दालें, इसमें मिलती है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। सो एंटीऑक्सीडेंट जितना खाएंगे हार्ट की बीमारी कम होगी और उम्र भी बढ़ेगी नहीं। उम्र के संग संग एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कम होती है, उसको कम ज्यादा रखना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस जानते हैं आप? स्ट्रेस दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ गया क्या आजकल? किस चीज की प्रेशर बढ़ गई है आजकल? एक तो खर्चा बढ़ता जा रहा है और इनकम उतना बढ़ नहीं रहा है। परिवार में लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं और सबकी डिमांड बढ़ रही है। मुझे मोबाइल फोन चाहिए, हर महीने बदल बदल के भी चाहिए। और मुझे एक फ्रिज नहीं चाहिए, 2 फ्रिज चाहिए, मुझे टीवी हर रूम में चाहिए, सब चीज बदल बदल के चाहिए। तो स्ट्रेस इज अ मेजर थिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हार्ट के पेशेंट्स को बताता हूं। अच्छा, इसके साथ ऐसा देखा गया कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं टाइप ए पर्सन। व्हाट इज दिस टाइप ए पर्सन? टाइप ए पर्सन ऐसा होता है जिसको टेंशन देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बनाना जानते हैं। उनका काम है कहीं पे भी उनको छोड़ दो, खुद टेंशन में रहेंगे और बाकी लोगों को देते रहेंगे। मिले ऐसे आदमी से कभी आप? मैं आपको मिलाना चाहता हूं, देखिए तो कैसे होते हैं टाइप ए। दिस इज टाइप ए पर्सन। हर वक्त टेंशन में ही होता है। देखिए इनका नेचर देखिए, ऑलवेज इन अ हरी, हर जगह जल्दी में होते हैं, हर काम को फास्ट करना चाहते हैं, इसलिए खुद भी टेंशन में रहते हैं, बाकी लोगों को भी टेंशन देते हैं। इनका नेचर होता है रैपिड मूवमेंट, हर काम फास्ट होना चाहिए। और इनका नेचर है हाईली कॉम्पिटिटिव, मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे को कोई पीछे ना कर दे। हर वक्त ये चिंता है मैं सबसे आगे कैसे रहूं, और इससे उनको प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। इनके अंदर एक नेचर होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या? झगड़ा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। कोई मेरे से झगड़ा करे, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा, अपनी बर्बादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बर्बाद करूंगा। उनके 2 वर्ड वो यूज करते हैं हॉस्टाइल लोग। एक है छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं समझते हैं? झगड़ा हो जाए बोलते छोड़ूंगा नहीं, और अगर छूट भी जाए तो बोलते देख लूंगा। तो ये 2 वर्ड है, छोड़ूंगा नहीं और देख लूंगा। ये जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको हार्ट की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा है। इसके बाद एक नेचर है डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग मतलब मैं जो बोलूंगा सारे लोग वही करेंगे, और जो मेरा नहीं सुनेगा उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा। इनका एक नेचर होता है, मेरे हिसाब से ही सारा काम होना चाहिए। और रेज एंड फ्यूरी, गर्म होने में टाइम नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी फास्ट उनका दिमाग गर्म होता है। और ओवर परफेक्शन, ओवर पंक्चुअल एंड ओवर एंशियस, ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपको समझ आ गई क्या ब्लॉकेज का कारण? देखिए तो आपको एक बार समझाता हूं, देखिए तो आपकी भाषा में समझ आ रहा है क्या? ऐसा खाना खाने से क्या होगा? हार्ट की बीमारी। अच्छा, इसके संग मेहनत भी करना होगा, ऐसा वाला आपने किया है मेहनत? ऐसा वाला खाना, वैसा वाला मेहनत, ऐसा वाला, और इसके संग बहुत सारा टेंशन, हार्ट की बीमारी रेडीमेड। अच्छा, कोई ऐसा मिल जाए मेरे को जो बोलता है सब ये सब मैं कुछ नहीं फॉलो करने वाला, फिर क्या करूं मैं? ऐसा कोई मिल जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मैं सिगरेट पीता हूं और पीऊंगा, और मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, नहीं करूंगा, मैं टेंशन लेता हूं, लूंगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, क्या होने वाला है ऐसे लोगों का? ऊपर जाने का बात हो जा रहा है। अच्छा, क्यों ऊपर जाएंगे वो लोग? हार्ट अटैक से जाएंगे। हार्ट अटैक सुना आपने? हार्ट अटैक। अब हम लोग 3rd चैप्टर में चलते हैं। हार्ट अटैक चीज क्या है? आपने सुना एक हार्ट का पेशेंट है एंड सडनली ऑफ हो गया। कल उससे सारे लोग मिलके गए थे, अभी टेलीफोन में बात हुआ और 2 मिनट बाद पता चला गए। कैसे हो गया? क्या हो गया? हार्ट को कोई अटैक कर देगा क्या? 50 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से मारे जाते हैं इंडिया में। पर कैसे मारे जाते हैं? हार्ट अटैक है क्या चीज? हार्ट अटैक में पेन होती है, बैठे बैठे पेन होती है। अच्छा, एंजाइना में कब होता है? चलने से पेन होता है, रुकने से पेन ठीक हो जाती है। जब 70, 80, 90 ब्लॉकेज हो, 70, एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है, तो कितनी ब्लॉकेज बोलूं? मोर देन 70। एक बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, तो कितनी ब्लॉकेज बोलूं? मोर देन 80। एक बोलता है मुझे नहाने धोने में दर्द है, तो मोर देन 90। और एक बोलता है मुझे बैठे बैठे दर्द है, तो 100%। याद रखिएगा, हार्ट अटैक मतलब है ब्लॉकेज इज इक्वल टू 100%। अच्छा, हार्ट अटैक धीरे धीरे होता है, सडनली हो जाता है?
सडनली हो जाता है, सडनली, अभी का अभी हो गया हार्ट अटैक, 5 मिनट पहले मिला, 5 मिनट बाद खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गई। कैसे हो जाता है आपको याद है? अब देखिए एक बार, अच्छा एक आदमी हार्ट का पेशेंट है, उसकी कितनी ब्लॉकेज है? 80 ब्लॉकेज है, उसको हार्ट अटैक करना, 100 ब्लॉकेज ले जाना, कितने साल बाकी है अभी उसको? 10 साल बाकी है। पता चला 10 मिनट बाद हार्ट अटैक हो गया। एक आदमी तो हार्ट का पेशेंट ही नहीं है, उसकी ब्लॉकेज 60 है, 60% ब्लॉकेज है, वो हार्ट का पेशेंट भी नहीं हो तो दौड़ सकता है। अच्छा उसको कितने साल लगेगा अभी हार्ट अटैक करने? 60 है, 100 जाना है, 40% बाकी है, 20 इयर्स बाकी है अभी। पता चला 20 मिनट्स बाद हार्ट अटैक हो गई। कैसे हो जाएगा हार्ट अटैक? आपको याद है एक पर्दा आपने बताया था हमने, ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाता है। दिस इज व्हाट अ हार्ट अटैक इज। देखिए आपको समझ आता है कि नहीं? ये 20% ब्लॉकेज है, दिख रहा है मेम्ब्रेन ब्लॉकेज के ऊपर, ये 40% ब्लॉकेज है, मेम्ब्रेन यहाँ पे है अभी, ये 60% 70% ब्लॉकेज है, मेम्ब्रेन अभी भी है। और मेम्ब्रेन स्ट्रेच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करते करते एक दिन क्या होगा? मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाएगा, मेम्ब्रेन विल रप्चर, मेम्ब्रेन विल स्नैप, मेम्ब्रेन विल बर्स्ट। और जैसे ही मेम्ब्रेन बर्स्ट करेगा क्या होगा? यहाँ से केमिकल यहाँ आएगी और यहाँ पे खून जा रहा है, इस खून में क्या होगा? ब्लड केमिकल मिलेगा और केमिकल मिलते ही ब्लॉकेज हो जाएगी 100%। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। 100% ब्लॉकेज कितने देर में बना? 5 मिनट में। 0 से 80 आने लगा था 40 साल, और 80 से 100 आने में 5 मिनट्स, 2 मिनट्स। अब एक बात बताइए, हार्ट अटैक को रोकना कैसे है? आपका दिमाग क्या बोल सकता है? मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल सोच लीजिए। एक नोट का गड्डी है, नोट का गड्डी समझते हैं? नोट के गड्डी में रबर बैंड लगा है, मैं हर दिन उसमें नोट घुसाए जा रहा हूं, और जब रबर बैंड टाइट हो गई तो आपको मैंने पूछा क्या करूं कि रबर बैंड ना फट जाए, तो आप क्या जवाब देंगे हमको? नोट घुसाओ मत। आप ये पूछेंगे सर अभी तक रबर बैंड फट गया क्या? मैं बोला नहीं, अभी तक नहीं फटी है। आप बोलिए एक काम करना, कल से नोट घुसाना मत, देखना फटेगा नहीं। ये काम बात ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? घुसाना बंद करो। और मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं कि कुछ नोट निकाल लो कि रबर बैंड ढीला हो जाए, अब फटने का क्या चांस है? एकदम नहीं है। एंड यही बात मैं हार्ट के पेशेंट को समझाता हूं। मैं बोलता देखो अभी जहां तक चले गए चले गए, अब आप ब्लॉकेज को बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगा। कब होगा हम नहीं जानते, पर कभी ना कभी हो सकता है। आज 80 है, मालूम नहीं 90 में पर्दा फट जाए। ये पर्दा कब फटेगा हमको नहीं मालूम है। हर आदमी का पर्दा अलग अलग है, हर आदमी की मेम्ब्रेन अलग अलग स्ट्रेंथ की है। अब कब फटेगा नहीं मालूम, पर एक बात पक्का मालूम है कि आज से नोट घुसाना बंद कर दिया तो फटने के चांस कम हो जाएगा, और कुछ नोट निकालना चालू कर दिया तो। आपको क्या लगता है, लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं? वो जो कारण है ब्लॉकेज का उसको हटाओ और बॉडी में सप्लाई फैट का बंद करो, अब हार्ट अटैक का चांस इज ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट नील। और यही बात मैं हार्ट के पेशेंट को समझाता हूं। आपको क्या लगता है, सही हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन सेंस के बात यही बोलता है कि नहीं? ब्लॉकेज का कारण को हटाओ और खत्म करो बात। तो ये है हार्ट अटैक रोकने का उपाय। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट ये करते नहीं है, वो खाना पीना गलत खाते रहते हैं, दवाइयां खाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट को पूछ भी लेते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपसे दवाई ले रहा हूं तो आपके अंडर में हो गया ना? डॉक्टर बोलता है हाँ मेरे अंडर में हो। बोलता है डॉक्टर साहब कभी हार्ट अटैक हो जाए तो आप कहां मिलोगे? मैं अभी ब्लॉकेज बढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ हमको बताओ हार्ट अटैक के वक्त आप। अच्छा कार्डियोलॉजी भी बड़ा खुश रहता है, बोलता है मेरा मोबाइल नंबर रखना, जब भी हार्ट अटैक हो मुझे इन्फॉर्म करना और मैं आपको बताऊंगा कहां पहुंचना है, और मैं भी वहीं पहुंचूंगा, फिर आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर हार्ट अटैक के बाद, हार्ट अटैक के पहले करने का कुछ जरूरत। आपको क्या लगता है, सही बात हो रहा है गलत हो रहा है? अरे हार्ट अटैक के पहले ही रोक लो ना कि हार्ट अटैक। पर मैंने देखा आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। एनीवे आई डोंट वांट दैट। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पेशेंट है जिसका ब्लॉकेज बढ़ रहा है, ये सब जानता भी नहीं है क्या क्यों ब्लॉकेज बढ़ रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए तो उसको बता देना चाहिए कि नहीं किस लिए ब्लॉकेज हो रहा है। अच्छा अगर हार्ट के हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वो लोग भी यही सब बात करेंगे ना आपसे? क्या लगता है, हाँ या ना? वो लोग क्या बात करेंगे? उनके पास 2 प्लान है, एक है बाईपास सर्जरी और एक है एंजियोप्लास्टी। अच्छा इतनी कॉमन सी बात है ब्लॉकेज का कारण को रोको, वो इसको नहीं बता के बाईपास एंजियोप्लास्टी क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? आगे पहले कॉमन बात बताओ, फिर तो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं। वो लोग चाहते नहीं है ये सब ज्यादा, वो बोलते हैं भाई हमारी बाईपास की काम अच्छी। अच्छा वो लोग कैसे ले जाते होंगे आपको उस तरफ, मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे ये सिस्टम बन गया कि वो बाईपास एंजियोप्लास्टी की तरफ चले जाते आदमी। मैं आपको समझाता हूं। एक आदमी है, ऑर्डिनरी आदमी है, खाने में खूब चर्बी खाता है,
उसको क्या मालूम इससे ब्लॉकेज होता है, सिगरेट उगरेट पी रहा है। एक दिन चलते चलते वो देख रहा है जब मैं स्पीड लेता हूं मेरे को यहाँ पे दर्द हो जाती है, फिर मैं रुक जाता हूं दर्द ठीक हो जाती है। कितनी ब्लॉकेज है? 80। चलने में स्पीड लेते ही दर्द हो रहा है, जब वो दादर चढ़ता है सीढ़ियां चढ़ता है उसको दर्द होता है, तो कितनी ब्लॉकेज हो गई? 80। अच्छा वो बताएगा क्या किसी को? सोचता है कि अभी तो मैंने फील किया है, अगर घर में जाके बता दूंगा घर वाले परेशान हो जाएंगे। एक तो ऐसे ही वो परेशान है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है घर पे, और मैं ये भी बता दूं तो झंझट हो जाएगा। बताता नहीं है। कितने दिन तक नहीं बताता है? 2 4 6 महीने तक वो खींचता रहता है। क्या करता है? जब भी स्पीड लेने का काम होता है बोलता है मैं धीरे धीरे जाऊंगा, आप छोड़ दो, जाने दो। जब दादर चढ़ना होता है तो धीरे से चढ़ता है, सामान उठाना होता है नहीं उठाता है, पर धीरे धीरे पता चल जाता है। एक दिन वाइफ बोलती है आप स्पीड में चलिए, पेशेंट बोलता है मेरे से स्पीड नहीं चला जाता है। बोला क्यों? बोलता मेरे को यहाँ दर्द होती है। वाइफ बोला आपने कभी बताया नहीं? बोलता नहीं वो तो थोड़े दिन से हो रहा है ना, कुछ दिनों से। वाइफ अब छोड़ देगी वाइफ या नहीं छोड़ेगी? वाइफ बोलती है चलो कल डॉक्टर के पास जाएंगे। तो लोकल कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए। अच्छा लोकल कार्डियोलॉजिस्ट को जाके बता दिया कि डॉक्टर साहब जब मैं स्पीड लेता हूं तो यहाँ पे छाती में दर्द हो जाता है, फिर रुकता हूं ठीक हो जाता है। अच्छा उनको कुछ आइडिया लग जाएगा? वो ईसीजी करके देखते हैं उसमें कुछ नहीं आता है। पेशेंट बोलता है सर ईसीजी में नहीं आएगा, आप चला के ईसीजी लीजिए तब आ जाएगा। उसको मालूम है चलने से दर्द होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेस टेस्ट कराता है, उसमें खराबी आ गई। अब इसका मतलब क्या हो गया? हार्ट की बीमारी है या नहीं है? ऑलमोस्ट पक्का हो गया। अब कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? बोलते देखो आपको हार्ट की बीमारी हो गई है। पेशेंट घबरा जाता है, बोलते सब क्या करूं? बोलते एक काम करो, मैं एक हॉस्पिटल का नाम लिख के देता हूं, उसमें चले जाओ, और एक कार्डियोलॉजिस्ट का नाम लिख के देता हूं, उसके पास चले जाना, और वहां पे वो जाके एंजियोग्राफी करेंगे, उससे पता चलेगा ब्लॉकेज है या नहीं है, और उसके बाद वो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी जो भी बोलेंगे वो सब करवा लेना। पेशेंट बोलता है इसका मतलब वो सब करा लो? बोला हाँ जो भी निकलेगा उस हिसाब से करा लेना। पेशेंट बोलता है सर और कोई बात? बोला एक काम कर देना मेरा, उनको बता देना मैंने ही आपको वहां पे भेजा है। अच्छा इसका भी कुछ फायदा है ना? अच्छा अब आप कहां चले गए नेक्स्ट डे? पेशेंट पहुंच गया हार्ट के हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजिस्ट को बता दिया कि मैं स्पीड लेता हूं मेरे को छाती में दर्द होता है। कार्डियोलॉजिस्ट को कुछ समझ आ गया क्या? उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया, एक नया पेशेंट आ चुका है। अच्छा वो बोलते नहीं ऐसा, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मेरे को डाउट है ये ब्लॉकेज है या नहीं है। अच्छा पेशेंट खुश हो जाता है। पेशेंट बोलता है वो डॉक्टर तो मेरे को डरा ही दिया था, बोलता हार्ट की ब्लॉकेज है, और ये बड़ा डॉक्टर ये बोलता है मेरे को डाउट है। पेशेंट बोलता है मेरे को हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकता। अरे मैं कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, सिगरेट तो बहुत लोग पीते मैं भी पीता हूं, और चर्बी उर्बी तो बहुत लोग खाते मैं तो थोड़ी बहुत ही खाता हूं। तो पेशेंट क्या सोचता है कि कुछ निकलेगा तो नहीं, डॉक्टर ठीक ही बोल रहा है, कुछ मिलेगा ही नहीं। पेशेंट बोलता है सर कोई उपाय है, पता चल जाए ब्लॉकेज कितना है। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं बस एक एंजियोग्राफी कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं है या। अच्छा पेशेंट मान जाएगा नहीं मान जाएगा? पेशेंट बोलता है सर कोई भी टेस्ट हो मैं तैयार हूं, आप बोलो क्या क्या कराना है। बोलते नहीं आपको एडमिट करके आपके अंदर एक तार घुसाएंगे और उसमें जान भी जाने की चांस है। अच्छा पेशेंट फिर भी नहीं चाहता है कुछ, तो बोलते बिना तार घुसाए कुछ कर लीजिए ना, पता करना है ना ब्लॉकेज, कर लीजिए आप। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते नहीं एंजियोग्राफी बिना कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा एंजियोग्राफी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एंजियोग्राफी हो जाता है। पेशेंट बोलता है चलो एक बार करा लेते हैं, फिर घर जाके सोचेंगे ब्लॉकेज मिल तो जाए, देखे तो सही कितना है, फिर जाके घर में। अच्छा पेशेंट प्लान कर लेता है, क्या प्लान करता है कि मेरी 30-40 ब्लॉकेज तो हो सकती है, मैंने गलत काम किया है, बड़े दिनों से मेरे को कोई नहीं बोला था फैट नहीं खाना मैं खाया हूँ, सिगरेट नहीं पीना मैंने पिया हूँ, तो कुछ ब्लॉकेज मिलेगा। और प्लान क्या बनाता है कि घर जाके कल से सारा खाना पीना बदल दूंगा, वॉकिंग चालू कर दूंगा, एक्सरसाइज चालू कर दूंगा, एकदम प्लान करके एंजियोग्राफी में जाता है कि कल खाली रिपोर्ट लेके घर जाना है। अच्छा रिपोर्ट में कुछ, एंजियोग्राफी होने के बाद रिपोर्ट में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिपोर्ट में एंजियोग्राफी में कितनी ब्लॉकेज मिलेगी? 70, 80 एंड 90। अच्छा जब 80 ब्लॉकेज मिल जाए, कार्डियोलॉजिस्ट सडनली बदल जाता है, वो बोलते हैं यू आर वेरी लकी। पेशेंट बोलता है लकी मतलब कुछ भी नहीं मिला आपको? बोला लकी इसलिए कि आप ठीक टाइम में यहां तक पहुंच गए, थोड़ा सा लेट आते तो कुछ भी हो सकता था। पेशेंट बोलता है इसका मतलब कुछ सीरियस बात है? बोला आप बचे कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यू आर वेरी लकी, अभी तक बच गए आप, अब आपका बचने का चांस बहुत कम है। पेशेंट बोलता है पर हुआ क्या? बोलता है 80% ऑलरेडी फिनिश्ड, बस अब बस थोड़ा सा ही है, यू आर कैरिंग एन एटम बॉम्ब। अच्छा पेशेंट बोलता है सर एक काम कीजिए आप रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, मैं घर जाऊंगा। बोलता है घर आप पहुंचेंगे कैसे? उसके पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगी। अच्छा आपको क्या लगता है डॉक्टर को मालूम है कि हार्ट अटैक कल होगा आज होगा? उसको तो ये भी नहीं मालूम 70 है 80 है या 90 है।
क्यों ऐसा बोला जा रहा है? टू क्रिएट अ फियर। और फियर से क्या होगा? फिर ऑपरेशन के लिए इमीडिएटली, बहुत सारे लोगों को इतना बोलने का जरूरत ही नहीं, हो तो इमीडिएट तैयारी हो जाता है। हार्ट का सुनते उसके मन में ऐसे ही डर रहता है, उसको ज्यादा डराने का। पर कभी कभी पेशेंट बोलता है सर एक बात बताइए, ब्लॉकेज तो कल भी था, ब्लॉकेज तो आज भी है, कल तक तो मैं सारा ही काम कर रहा था, ये पेन तो मेरे को बड़े दिनों से है, मैं अब तो पता चला हूं, तो आप एक काम करिए, मेरे को आप डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं घर जाके फिर सोचूंगा। बोला नहीं, आप एक काम कीजिएगा, आप करवट भी लेंगे ना तो हमको पूछ लीजिएगा। पेशेंट बोलता है नहीं सर मैं तो घर जाऊंगा। बोला आप रुकिए, आपके घर वालों से मैं पूछता हूं। अच्छा, घर वाले बाहर कौन कौन वेट कर रहे होंगे? सारा खानदान वेट कर रहा होगा। वहां पे जाके क्या बोलना है कि पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल, एनी मोमेंट ही कैन डाई। आप बोलो मैं बचाने की कोशिश करूं और जाने दूं। अच्छा, आंसर क्या होगा? वाइफ क्या बोलेगी कि जिंदगी भर इन्होंने मेरे लिए किया, आज मेरे को चांस मिला, आज तो मैं ऑपरेशन। वाइफ बोलती है कोई चीज का भी कोई भी कंजूसी हमें नहीं करना है, इनको तो बचाना। अच्छा, बेटा मानेगा कि नहीं? एक बेटा बड़ा समझदार होता है, बोलता है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब एक बार बताइए, मैंने सुना है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होता है, इनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो क्या करूं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए? खाने पीने में क्या क्या चेंज लाना चाहिए? अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट मान जाएंगे इन सब बात में? वो बोलेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम, ही इज डाइंग एंड यू आर टॉकिंग ऑल दिस रबिश। अच्छा, तब तक और जितने परिवार वाले बोले नहीं नहीं ऑपरेशन होना ही चाहिए। मेरे एक पेशेंट थे, बोला डॉक्टर साहब मेरे साथ पूरा ऐसे ही हुआ, मैं तो खाली एक बार टेस्ट कराने गया था और उसके बाद वो ऑपरेशन करके ही भेजे मेरे को वापस। मेरे एक और पेशेंट थे, बोले सर मैं फिर भी नहीं कराया, मैं निकल आया। मैं बोला आप निकले कैसे? बोला मैंने बोला मैं तो नहीं कराऊंगा, मुझे घर जाना है। वो बोले नहीं आप घर भी नहीं पहुंचेंगे। मैं बोला मैं लिख के देता हूं, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने लिख के भी दे दिया, फिर भी वो जाने नहीं दिया। फिर मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला देखो मैं करने तैयार हूं, पर प्रॉब्लम है मेरे पास पैसे नहीं है, आप फ्री का कोई ट्रीटमेंट हो तो करवा डालो। तब इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर चले जाओ। फिर मैं जब घर जाने लगा तब फिर से बुलाया उन्होंने, बोला अब आप एक बार बताओ ये इतने पैसे आप कितने दिन में इकट्ठा कर सकते हो? तब मैंने बोला देखिए मुझे प्रॉपर्टी बेच के आना होगा, 2 महीना लगेगा। फिर मुझे 2 महीना उन्होंने टाइम दे दिया, बोला अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने बाद ही ऑपरेशन होगा। आपको समझ आ रहा है ऑपरेशन कब रुक सकता है? दिस इज, मैं ये नहीं बोलूंगा सारे जगह एग्जैक्टली यही हो रहा है, पर इसका ही कुछ छोटा मोटा रूप ये हॉस्पिटल का सिस्टम है। पर एक बात मैं जानता हूं, हॉस्पिटल को ये चॉइस देना चाहिए पेशेंट को, देखो द ब्लॉकेज इज सो मच सो मच सो मच, दीज आर द रीजंस, आप देखो क्या चाहते हो। आप अगर अपने आप को बदलोगे तो ऑपरेशन रुक सकती है, आप नहीं बदलना चाहते हो तो मैं ऑपरेशन कर दूं, उसके बाद जाके बदलने का कोशिश करो। बट द हॉस्पिटल्स डोंट गिव चांस, उनको मालूम है ये एक मौका है, ऑपरेशन कर लेते हैं, बट उसके बाद भी उनको यही करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज तो पेशेंट को फिर भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूं हार्ट के पेशेंट्स को मैं 3 चीज देखते दिखाऊं, एक तो दवाइयां हैं, एक बाईपास और एक एंजियोप्लास्टी। ये दवाइयां मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं दवाइयां क्या काम करती है, और अनदर 10 मिनट्स आई विल टेक। देखिए ये ट्यूब है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है और ये 80-90% ब्लॉक है, दिख रहा है आपको? अब ये पेशेंट को चलने से दर्द होता है, एक दवाई ऐसी है जो दवाई देते ये दर्द कम हो सकती है। कौन सी दवाई है? सॉर्बिट्रेट, नाम सुना आपने? क्या करता होगा सॉर्बिट्रेट? देखिए क्या करता है सॉर्बिट्रेट, दिस इज व्हाट इज द एक्शन ऑफ सॉर्बिट्रेट। क्या हुआ? ट्यूब चौड़ी हो गई, ब्लॉकेज वहीं की वहीं रह गई, ट्यूब चौड़ी हो गई, ट्यूब थोड़ा फैल गया, फैलते क्या हो गया? ब्लड सप्लाई बढ़ गई, पेशेंट बोलता है मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दवाई का असर रहेगा 8 घंटे बाद, तो 8-8 घंटे में एक सॉर्बिट्रेट देनी पड़ेगी। एक पेशेंट मेरे को बोला मैं सॉर्बिट्रेट नहीं लेता हूं, मैं मोनोट्रेट लेता हूं। मैं बोला वो भी सॉर्बिट्रेट का ही भाई है। तो ये जितने भी सॉर्बिट्रेट है उनका नाम मैं आपको दिखा सकता हूं, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्बिट्रेट एंड ऑल, ये सब दवाई हम लोग दे देते हैं। सॉर्बिट्रेट, इस्मो, आइसोडिल, मोनोट्रेट, नाइट्रोफिक्स, एंजिसेड, इमडूर, वेंजिकॉर, वेसोट्रेट, मोनोट्रेट, सॉर्बिट्रेट, मोनोसॉर्बिट्रेट, नाइट्रोकंटीन, वेसोप्रीन, मोनोस्प्रीन, इस तरह की दवाइयां हम हार्ट के पेशेंट्स को दे देते हैं। एनीवे दवाइयां बहुत सारे तरह के मिलती है, एक होता है हार्ट की ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर देता है, इसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर एस इनहिबिटर, ऐसे करके बहुत सारी गोलियां हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को दे सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल। कुछ ब्लड पतला करने का दवाई भी देते हैं, आपने देखा है नाम, इकोस्प्रिन, कोल्स्प्रिन, एएसए, डेलिस्प्रिन, डिस्प्रिन, क्लोपिग्रेल, क्लोपिलेट, क्लोपिवास, सिरुविन, क्लैविक्स, क्लोट्रेल, प्लेजरिल, स्ट्रोमेक्स, डीप्लैट, इस तरह की गोलियां हम लोग देते हैं ब्लड को पतला करने के लिए। पर ये गोलियां देने से भी पेशेंट ठीक
नहीं होता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ वो लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ब्लॉकेज को कम करें कि उनको देने की जरूरत पड़े ही नहीं। अच्छा, ये गोलियां इतनी खाएगी, इसके साइड इफेक्ट्स होती है क्या? अगर साइड इफेक्ट होती है कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन की और गोली दूंगा, और एसिडिटी हो जाए तो एसिडिटी की गोली दूंगा, और नींद ना आए तो नींद की गोली दूंगा। अच्छा बताइए, बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई एम नॉट कीन, मैं जानता हूं दवाई आज जरूरत है, पर कल दवाई की जरूरत ना हो उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। इसके बाद चलते हैं, ये एंजियोग्राफी क्या चीज है। हॉस्पिटल में जाते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, और ये एंजियोग्राफी मुझे पसंद क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एंजियोग्राफी। एक तार आपके पूरे बॉडी को स्क्रैच करके हार्ट तक लेके जाना है। ये तार यहां से जो घुसेगी, 1 मीटर वायर इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी टिल इट रीचेस द हार्ट। इट इज अ ब्लाइंड प्रोसीजर। ब्लाइंड मतलब क्या? आप घुसा दो, ये अंदर जाती जाएगी, और अगर अटक गई तो वापस खींच के फिर से ट्राई करना होगा। मतलब वो अंदर स्क्रैच करेगा ही करेगा, पूरे बॉडी को स्क्रैच करती है। वो लिखवा लेते हैं कि अगर हार्ट अटैक हो गया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और ये पूरे बॉडी को ये पंक्चर भी कर सकता है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एंजियोग्राफी के वक्त ही डेथ हो गई। एंजियोग्राफी में पैर को काटना पड़ा अल्टीमेटली, क्योंकि वो पैर की ट्यूब को डैमेज कर दिया। तो एंजियोग्राफी मैं नहीं चाहता हूं। और उसके बाद क्या होगा? इनएक्यूरेसी अबाउट द रिपोर्ट, और उसके बाद प्रेशर फ्रॉम द कार्डियक डॉक्टर्स फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। पेशेंट को लगता है मेरे को इमरजेंसी हो गया, बट इमरजेंसी प्रिसिपिटेट कराया जा सकता है। एनीवे, ये एंजियोप्लास्टी जो है, ये दो ऑपरेशन, दो चीज वो लोग करते हैं, एक एंजियोप्लास्टी, एक बाईपास सर्जरी। मैं एंजियोप्लास्टी 2 मिनट आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट इज दिस एंजियोप्लास्टी? एक स्टेंट लगाते हैं, सुना आपने नाम? एक रिंग लगा देते हैं हार्ट में। व्हाट इज दिस? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। पिछले 20 साल में ये जो एंजियोप्लास्टी है, ये बार बार फेल किया और बार बार इसको सक्सेस बताया गया। पहले आई थी बैलूनिंग, बैलून एंजियोप्लास्टी। उसके बाद बहुत सारे तरह के एंजियोप्लास्टी आई, ऑर्डिनरी स्टेंट आई, फिर गोल्ड स्टेंट आई, फिर रोटा ब्लेडर आया, रेडियो एक्टिव स्टेंट आई, लेजर एंजियोप्लास्टी आई, आजकल चल रहा है ड्रग कोटेड स्टेंट। पर ये सारे के सारे फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए, एक बार समझाना चाहता हूं। देखिए, ये बैलूनिंग क्या चीज है? याद है आपको एंजियोग्राफी के वक्त तार अंदर घुसाई थी, वो कहां तक गई थी? हार्ट तक, यहां तक तार आई थी। इस तार के ऊपर ये बैलून होता है। इस तार को थोड़ा सा धक्का मारते हैं। कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट तार को अंदर रख के बाहर आ जाते हैं, आके बोलते हैं देखो तार अंदर है, बोलो तभी खोल दूं। आप बोलते हैं चलो खोल दो, कितने लगेंगे? 2 लाख लगेंगे। 2 लाख दे दिया। अब ये तार को ये लोग धक्का देते हैं थोड़ा और, तो तार की जो बैलून है ये बीचों बीच आ जाती है ब्लॉकेज में। अब इस बैलून में पानी डालना होता है। ये बैलून ऐसा होता है, इसमें पानी डालते ही बैलून फूल जाती है। अच्छा, पानी कैसे डालेंगे? आपने होली में बैलून फुलाया एक सिरिंज से? सिरिंज में पानी ले लो, सिरिंज को दबा दो तो बैलून के अंदर पानी घुस जाए। तो बाहर से सिरिंज से पानी डालेंगे तो बैलून क्या होगा? फूल जाएगी। फूलते ही ब्लॉकेज कहां गई? साइड में दब जाएगा, ऊपर कंप्रेस्ड हो जाएगी, नीचे कंप्रेस्ड हो जाएगी। अच्छा, ये बैलून को जब पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा? बैलून को वहां पे 2-4 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हार्ट अटैक हो जाएगी, 100 हो जाएगी ब्लॉकेज। तो बैलून में पानी डाला और सिरिंज से वापस पानी खींच लिया। जैसे पानी खींचा, बैलून वापस चिपक गई, तार को पकड़ के बाहर निकाल लिया। एंजियोप्लास्टी इज ओवर। आपको समझ आ रहा है क्या करना पड़ा? ये तार यहां थी, इसी को थोड़ा आगे किया, बैलून डाल, पानी निकाल लिया और ब्लॉकेज वापस। अच्छा, ब्लॉकेज वापस आ जाएगी नहीं आ जाएगी इसके बाद? क्या लगता है आपको? दिस इज इलास्टिक। इलास्टिक समझते हैं आप? ये लोहा या पत्थर नहीं है, इलास्टिक है। और जैसे ही बैलून निकाल लिया, ब्लॉकेज वापस आने लग गई। थोड़े साल बाद यही कार्डियोलॉजिस्ट मान गए बैलूनिंग काम की नहीं है। पहले क्लेम किया था बैलूनिंग एक बार कराओगे जिंदगी भर चलेगी, फिर मान गए काम की नहीं है। फिर क्या हो गया? फिर वो बोले इसमें स्टेंट लगाना होगा। व्हाट इज दिस स्टेंट? लुक एट दिस, दिस इज द ब्लॉकेज। दिख रहा है आपको येलो कलर की? और इसके अंदर एक बैलून डाल दिया। आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का बैलून? बैलून में पानी डाला तो ब्लॉकेज कहां चलेगी? साइड में आ गई। जब बैलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज वापस आएगी। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्प्रिंग क्या काम करेगा? ब्लॉकेज को आने से रोक देगा। आपको समझ आ रहा है स्प्रिंग का मतलब क्या है? अगर स्प्रिंग डाला गया, इसका मतलब क्या है? कि ब्लॉकेज वापस आ रही थी। इसका मतलब पहले वाला जो क्लेम था वो गलत था कि बैलूनिंग करा लो, ठीक रहा। इसके बाद ये जो स्टेंट लगी, स्टेंट का एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर से ब्लड जाएगी, और फॉरेन बॉडी के अंदर ब्लॉकेज बहुत जल्दी होती है। ये देखा गया है स्टेंट में 6 महीना 1 साल में सारे ब्लॉक आ जाती वापस। और ये जब वापस आने लगी तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं आती है। थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला कि नहीं, ये स्टेंट तो खराब होगी क्योंकि ये ऑर्डिनरी स्टेंट है, इसमें एक मेडिकेटेड स्टेंट देना होगा। वो दवाई में डाल के स्प्रिंग को निकाल लेंगे, अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ड्रग की कोटिंग चल जाए। आपने देखा है चांदी के गहने में सोने की कोटिंग चढ़ाते हैं, तो वो स्प्रिंग के ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं
और वो कोटिंग चढ़ा के लगा दिया, पर इसके बाद भी ये फॉरेन बॉडी ही रही, इसमें वही का वही रिजल्ट आया है। अभी लेटेस्ट है कि 66% पीपल विद इन 1 ईयर विल कम बैक विद अ रीब्लॉकेज। इसके बाद है बाईपास सर्जरी, एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है। देखिए बाईपास सर्जरी मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सर्जरी है। एक पूरे चेस्ट को काटो और इसको काट के, इसको चाकू से नहीं कटेगा, इसमें आड़ी से कटेगी। आड़ी समझते हैं आप? आपने मार्बल फिटिंग के वक्त एक देखा है, गोल चक्का लेके घूमते हैं, ऐसा एक लगा के ये पूरा खुलेगी। इसको अंदर से ऐसे जैक करके ऐसे खोलेगा, अंदर में हार्ट को रोक के उसमें ऑपरेशन होगी। और हार्ट को रोकेंगे तो एक मशीन से पूरे बॉडी को ब्लड जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ट लंग मशीन, उसमें कुछ ब्लड डाल के उससे चलाना होगा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑपरेशन हैज टू टेक प्लेस, बट दिस ऑपरेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लक अच्छा हो तब ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। पर ऑपरेशन के बाद क्या होगा ये देखिए, ऑपरेशन के बाद क्या होगा। ये ट्यूब जो ब्लॉकेज है वो यहीं रह गई, उसके जगह नई ट्यूब लग गई। तो ये ब्लॉकेज के जगह नई ट्यूब लग गई तो क्या हो गया, बाईपास हो गया। पर ये नई ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? ये नई ट्यूब में फिर से ब्लॉकेज आती है। अच्छा अब तो 40 साल बाद ही आएगी ना, पिछले बार कितने साल लगी थी आपको याद है? देखिए एक वाई का जवाब सोच के देखिए, ओरिजिनल ट्यूब में कितने साल में ब्लॉकेज हुई थी? 20 से 40 साल। तो कितनी स्पीड रही? 2 से 4%, 6% पर ईयर। और एंजियोप्लास्टी के बाद अगर 2 साल में वापस रीब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई? 40% पर ईयर। और बाईपास के बाद अगर 5 साल में रीब्लॉकेज आती है तो 20% पर ईयर। जो ट्यूब ओरिजिनली 2% की ब्लॉकेज कर रही थी वो अब ऑपरेशन के बाद उसकी स्पीड क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब वो ओरिजिनल नहीं रहा। हमारी बॉडी को जब तक ओरिजिनल रखो तब तक अच्छी बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 बाईपास कराई है, एंजियोप्लास्टी 5 स्टेंट लगाई है, पर मैं जानता हूं उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा। एक बार कर लिया, दूसरी बार कराए, कब तक करा सकता आदमी? और मैं जानता हूं बॉडी में एक बार कॉम्प्लिकेशन कराना, उनके लिए तो चलो बहुत बड़ा टीम लगेगा, हर आदमी के लिए इतनी बड़ी टीम नहीं भी लग सकती है और इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं भी कर सकते ठीक से। पर मैं जानता हूं अगर ऑपरेशन बिना ही हमारी काम बन जाए, अगर हम लाइफस्टाइल को ही चेंज करके कर सकते हैं तो हम ऑपरेशन क्यों करवाएं? एंड दिस इज व्हाट इज द कंटेंशन। नेवरदलेस मैं हार्ट के पेशेंट को एक ही चीज समझाता हूं कि ब्लॉकेज अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए थोड़ा आपको एक्यूरेसी करना होगा। व्हाट इज दिस एक्यूरेसी? यू अंडरस्टैंड? दिस इज द एक्यूरेसी। इस पिक्चर को आपने देखा है, इसमें एक्यूरेसी लिखा है। कितना एक्यूरेसी है इसका मतलब? मैं आपको समझाता हूं। ये एक ड्रम है, ये ड्रम में मैं पानी भरना चाहता हूं और इसमें 15 छेद है। आप बताइए कितनी छेद बंद करने से ड्रम भरेगी? याद है 15 कारण है। अब इसमें से कितने को कंट्रोल करूं कि ड्रम भर जाए? सारे को करना होगा। अच्छा मैं हार्ट के पेशेंट्स को क्या देखता हूं, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में। वो क्या बोलते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी ज्यादा है। मैं बोला ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंद चाहिए मुझे। बोलते मैं थोड़ा थोड़ा करूं तो कैसा चलेगा? मैं बोला थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा। बोलते मेरा बीपी कम किया हूं पर पूरा कम नहीं कर रहा हूं, 120 नहीं ला रहा हूं, 140 ही रखा हूं। मैं बोला नहीं चलेगा, मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चाहिए। हाँ इसके लिए शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपसे कम नहीं हो रहा, मैं दवाई देके कम कर देता हूं। पर स्मोकिंग आपको पूरा ही बंद करना होगा, खाने में तेल आपको बंद करना होगा, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ओवरवेट कम करना होगा, खाना पीना में फाइबर ज्यादा डालना होगा। अच्छा ये सब संभव है क्या लोगों के लिए? यस, क्या प्रॉब्लम है? ये तो सिंपल सी बात है, इसको क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं सिगरेट बंद कर सकते? क्यों नहीं मीट बंद कर सकते? क्यों नहीं तेल घी छोड़ के आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं? तो ऑल दीज इफ यू डू देयर इज नो प्रॉब्लम। नेवरदलेस मैं जानता हूं, एक और छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूं। अभी एक और नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आदमी को मैं सोचता था बिना काटे कुछ हो सके। ये हमारी कुकिंग की क्लास है, दिस इज द कुकिंग क्लास। मैं हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देता हूं। दिस इज माई डाइटिशियन टीचिंग कुकिंग, 0 ऑयल कुकिंग टू द पेशेंट्स वाइफ्स। मैं हार्ट के पेशेंट्स को योगा सिखाता हूं। मैं बोलता हूं कैसे भी करो योगा करो, आप योगा करने की बहुत जरूरी है। उसके साथ उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी सामान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, ऑफिस जाओ तो क्या प्रिकॉशन लो, दादर चढ़ो तो क्या प्रिकॉशन लो, आगे कौन सी योगा करो, कब तक करो, कौन सी मेडिसिन लो, कब तक लो। एंड फॉर दिस हाँ मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ, इसका नाम है साउल टाइम्स। ये मैगजीन मैं हर महीने निकालता हूँ, दिल्ली से निकलती है, हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा आपको एक फॉर्म दिया गया है क्या? ऐसा देखिए तो, हैव यू गॉट अ फॉर्म लाइक दिस? ये फॉर्म में अगर आप अपनी नाम एड्रेस भर के देंगे तो आपको ये मैगजीन आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मैगजीन है। और इसके साथ एक छोटा सा और क्वेश्चन ये रखा है कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कोई कैंप करवाएं,
So how many people will be interested to join such a camp? एक दिन का या 2 दिन का ऐसा एक कैंप अगर हम करवाएं तो कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज फिल इट अप. मेरे को लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब इतनी सारी बातें अगर कैसे याद रखूंगा. मैंने बहुत मोटी मोटी किताब लिखी है. आदमी बोलता है सर छोटा सा कुछ दीजिए ना कॉपी. तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है जिसका नाम है पॉकेट गाइड. एक 30 रुपीज की किताब है. कोई 2 घंटा बैठ के पढ़ ले तो जितनी बातें मैंने बताई है सब इसमें लिख के रखा है. सो दिस बुक आई हैव ब्रॉट ओवर हियर. मेरे ख्याल से बाकी बुक्स तो मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर देयर. तो मैं ये बुक लाया हूँ. कोई को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और कोई को पढ़ाना चाहता हूँ. हार्ट के पेशेंट को जरूर पढ़ाइए. 30 रुपीज की गिफ्ट होती है. यू कैन गिव इट टू एनीबडी एंड दे विल लर्न थिंग्स फ्रॉम द बुक. तो ये बहुत जरूरी है. मैं जानता हूँ, मैं ये मैगजीन पिछले 10 साल से रन करता हूँ एंड इट इज गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूँ. देयर इज अ न्यू मशीन व्हिच हैज कम व्हिच कैन ओपन द कोलैटरल्स. देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है. ये ब्लॉकेज है. बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं. इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है इनको जोड़ देते हैं आपस में. एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहाँ से आने लगे. ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं. और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास 2 सप्लाई हो गई. एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है. इसको बोलते हैं कोलैटरल. बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी कोलैटरल्स बोलते हैं. कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए. तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें दे के रखा है. ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी दे के रखा. कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना. अच्छा, ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम. देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना कांटे वाली टेक्नोलॉजी है. ये देखिए ये ट्यूब्स है जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए. आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर. ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं. ये मशीन क्या करती है सोचिए. ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहाँ जाएगी, बॉडी में ही रहेगी पर कहाँ जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट की ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी. ये प्रेशर 1-1 घंटे तक 1-1 मिनट इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है. सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है. जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरी ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है. एंड दिस गोज ऑन. ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को. एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी. आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल. तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास. नेचुरल बाईपास समझ रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है. स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है. तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी. और एक मैं जैसे ही, हाँ एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग. ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है. कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए. जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से. तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है. बट अभी भी इसका रिजल्ट्स हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट्स आर स्टिल देयर. बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉकेज जिससे कम हो सकती है. नेवरदिलेस मैं समझता हूं मैंने बहुत सारा लेक्चर आपको दे दिया है. कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साहब कभी भी किसी को आधे घंटे से ज्यादा लेक्चर मत दिया कीजिए. मैंने बोला क्यों, बोला आपने स्कूल, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है. मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोलता आपने स्कूल कॉलेज में देखा है कभी भी पीरियड्स 40 मिनट से ज्यादा नहीं रखते हैं, उसमें 5 मिनट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आधे घंटे ही चलेगा दिमाग. मैं बोला पर मैंने देखा आप टीवी देखते हो तो 2-3 घंटा देखते हो एक साथ. बोलते नहीं वो इंटरेस्टिंग हो तो देखते हैं. तो मैं जानता हूं आप हमारे साथ बैठे हैं 2 घंटे के लिए और आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा. मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं ये हॉल को अरेंज जिन लोग ने किया उनको, श्री माफत लाल जी को जिन्होंने आपके लिए ये लेक्चर कराया है. और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उनके लिए फिर से एक बार I just wanted to formally thank Dr. Chajjar for a wonderful, not only a wonderful talk, but highly personal and very interactive, and particularly the stamina and energy that he's shown at the end of the day. Just came back from Hyderabad today, so I think we should give him a much more warm welcome.